नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज पहले स्नान के साथ प्रयागराज महाकुंभ शुरू हो चुका है। अनुमान है कि आज पहले दिन करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्म को मानने वाले और सनातन में आस्था रखने वाले लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। अगर कोई नहीं पहुंचा तो वो है पाकिस्तानी। पाकिस्तान महाकुंभ से भले ही दूर हो, लेकिन महाकुंभ की सबसे ज्यादा चर्चा वहीं पर है। सनातन का ऐसा दिव्य जमघट देखकर पाकिस्तान भौचक्का है। खर्च और बजट के आंकड़े जानकर पाकिस्तान को सदमा क्यों लग रहा है? प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पाकिस्तान में कैसे कैसे बहस छिड़ी हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा की जमा देने वाली सर्दी में प्रयागराज संगम पर भोर में डुबकी लगाने की ये तस्वीर हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा का ऐसा पोस्टर है जो पूरी दुनिया में जबरदस्त ट्रेंडिंग है। लेकिन सबसे ज्यादा शोर पड़ोसी पाकिस्तान में है। द मोस्ट कलरफुल रिलीजन की अगर बात की जाए तो दैट इज हिंदुइज्म। द मोस्ट ट्रेडिशनल, द थिंग्स विद मोस्ट पैशनेट चीजें अगर देखी जाए तो हमें हिंदुइज्म में नजर आती हैं। हैरान हूँ कि 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा। 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है। कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक है। दादाजी वहीं से आए थे और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी। मुझे भोलेनाथ ने कभी रुसवा नहीं किया और हमेशा मेरे सर पे आशीर्वाद है उनका। बेस्ट ऑफ लक फॉर अगेन योगी आदित्यनाथ फॉर दिस ग्रेट 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 ग्रैंड वर्क। एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहाँ पर सब कुछ मुमकिन होता है। बंटवारे को कैंसिल करके अखंड भारत बना करके उसमें रहना चाहिए सबको मिलजुल कर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाले भारत से दूर ही रहना चाहते हैं। 1947 की वो एक गलती ना हुई होती तो आज पेशावर से भी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग प्रयागराज आए होते। जिन्ना की जिद ना चली होती तो आज इस्लामाबाद के लोग भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में बैठे होते। अल्लामा इकबाल ने भारत छोड़कर मजहबी कट्टरता को ना चुना होता तो आज कराची के लोग भी संगम में स्नान कर रहे होते। जगत गुरु शंकराचार्य का अखंड भारत वाला आइडिया यूं ही नहीं है। महाकुंभ 2025 के मौके पर पाकिस्तानी 1947 वाली उस गलती पर बहुत पछता रहे हैं। बचपन में जब हमें मतलब जो सिमिलर बहनें एक जैसी मिल जाती थी ना तो लोग कहते थे कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग ना कुंभ के मेले से बिछड़ी बहनें लग रही हो। तो आज फाइनली व्हेन आई सर्च अबाउट द कुंभ का मेला तो आई गॉट वेरी सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा मेला है, इतना बड़ा मेला जो कि आपको त्रिवेणी संगम उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं वो सारे के सारे आई थिंक सो कि इन इंडियन वर्ड इन हिंदुइज्म यू कैन से गंगा स्नान करने वाले हैं, लाइक इन यमुना एंड इन गंगा एंड इन सरस्वती। एंड आई रियली लव बिकॉज आई थिंक सो कि ये जो कल्चर्स होते हैं ना ये आपस में आपको बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। आई डिडंट बिलीव दैट कि ये कुंभ का मेला रियल में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि कभी सुना ही नहीं था। देखिए अब आपको बिलीव होना चाहिए ना। आपको मुझे बिलीव है एंड आई रियली डू रिसर्च ऑन द थिंग्स एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट। एवरीबॉडी शुड गो ओवर देयर। द मोस्ट कलरफुल रिलीजन की अगर बात की जाए तो दैट इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के बहुत सारे कलर्स हमें नजर आते हैं। दैट इज दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, आई डोंट नो व्हिच काइंड ऑफ फेस्टिवल्स मुझे जो आते हैं मैंने वो बता दिए हैं, ठीक है। एंड बट आई थिंक सो कि द मोस्ट कलरफुल, द मोस्ट ट्रेडिशनल, द थिंग्स विद मोस्ट पैशनेट चीजें अगर देखी जाए तो हमें हिंदुइज्म में नजर आती हैं। बिकॉज अगर हिंदुइज्म की बात की जाए तो सबसे पुराना रिलीजन भी आपको हिंदुइज्म ही नजर आता है एज अगर आइडल्स की वर्शिप की बात की जाए तो। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण कोई है तो नागा साधु हैं। कुंभ परंपरा के हिसाब से पहले अमृत स्नान का अधिकार इन्हीं नागा साधुओं के पास होता है। ये विशेष दर्जा नागाओं की उस परंपरा के लिए उन्हें दिया जाता है जो धर्म की रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि में प्राण देने के लिए भी लाती रही है। नागा साधु इस्लामिक आक्रमणकारियों से भी लड़े और जब अंग्रेजों के जुल्मों का दौर आया तो मुगल शासकों की फौज के साथ मिलकर अंग्रेजों से भी लड़े। इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान आज नागाओं का इतिहास भी कुरेद रहा है और अपनी गलती पर पछता रहा है। सिर्फ कहा ही नहीं जाता बल्कि ये रियलिटी भी है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर मुगल एरा में और उससे पहले भी जब भारत पर हमले होते रहे
तो उस वक्त नागा साधु वो लोग थे जिन्होंने इन हमलों का सामना किया और भारत के लिए लड़े। एक जंगजू की तरह, फौजी की तरह उन्होंने भारत की हिफाजत की और अभी भी वो ये कहते हैं कि कभी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ऐसा कर दिखाएंगे। कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागाओं का इतिहास जानकर पाकिस्तान दंग है, लेकिन नागाओं के ईष्ट भोलेनाथ का एक बेहद भव्य मंदिर पाकिस्तान में भी है। कटास राज मंदिर करीब 2500 साल पहले इस जमीन पर बनाया गया था, लेकिन 77 साल पहले धरती पर खींची गई एक मजहबी सरहद ने इस भव्य मंदिर को आज इस हाल में पहुंचा दिया। सनातन के करोड़ों निशान पाकिस्तान में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें भुलाने और मिटा देने की सिस्टमैटिक मुहिम चल रही है। लेकिन महाकुंभ की चर्चा के दौर में पाकिस्तानियों के जेहन में दबे सनातन के निशान फिर से उभरने लगे हैं। जो करीबी दोस्त हैं, अक्सर मेरे हालात खराब होते हैं तो मैं उनसे मदद मांगता हूँ। असल में मेरी नज़र महादेव पे होती है, डिमांड मेरी महादेव से होती है। मैं चलते फिरते जब हद से ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है ना, तो मैं फिर आवाज़ लगाता हूँ कि भोलेनाथ अब बस, अब थक गया। तो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बन जाता है, कोई ज़रिया बन जाता है। और मुझे भोलेनाथ ने कभी रुसवा नहीं किया। मेरे एक दोस्त ने मुझे यही कहा कि आरिफ भाई महादेव से मांगा करें, ज़रूर वो मदद करते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि मेरा कनेक्शन महादेव से है और हमेशा मेरे सर पे आशीर्वाद है उनका और रहेगा। आज महाकुंभ में जुटे दुनिया के सबसे बड़े मेले को देखकर पाकिस्तान की आंखें चौंधिया रही हैं। आज सनातन के वैभव को देखकर पाकिस्तान हक्का बक्का है, क्योंकि 77 साल पहले पाकिस्तान ने भारत और सनातन दोनों से हजारों साल पुराना नाता तोड़ दिया था। लेकिन प्रयागराज से उमड़ते घुमड़ते आस्था के बादल सरहद पार तक पहुंचने लगे तो भारत में भी ये विचार जोर पकड़ने लगा है कि अखंड भारत फिर से मुमकिन है। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम से उसको टुकड़े क्यों कर दिया गया? भारत को जो सबके लिए था उसको केवल मुसलमानों के लिए इतने क्षेत्र को आरक्षित क्यों कर दिया गया? हमारा ये सवाल है। अगर यहाँ रह भी गए तो क्या हो गया? पाकिस्तान नाम से आज भारत का जो भूभाग है वो केवल मुस्लिमों के लिए क्यों आरक्षित कर दिया गया? अगर वो सबके लिए था तो केवल ये भारत जो अभी बचा हुआ भारत है, यही भारत सबके लिए नहीं है। वो भारत भी भारत है, वो भी सबके लिए था, लेकिन उसको मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये क्यों किया गया? इसका जवाब दीजिए। बंटवारे को कैंसिल करके अखंड भारत बना करके उसमें रहना चाहिए सबको मिलजुल कर। अखंड भारत, क्या ये संभव है? अब क्यों नहीं, कुछ भी संभव है। आप और हम तैयार हों, सब कुछ संभव है। कैसे करेंगे? पूरे विश्व के एक टुकड़ा मानचित्र किसने बनाया है? टुकड़ा हम और हिंदू मुसलमान ने मिलके बना दिया ना, और हम ही दोनों मिल जाएंगे, फिर से एक हो जाएगा। क्यों नहीं तैयार होगा? कौन तैयार करेगा? बात तो चलने दीजिए, ये बात तो चलेगी। वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं हम भारत में जाकर के रहना चाहते हैं। भारत के प्रति अभी भी उनके मन में भाव है। पाकिस्तान में वो उस तरह से नहीं रह पा रहे हैं स्वतंत्रता से, जितना यहाँ पे लोगों को स्वतंत्रता उपलब्ध है। ये भी एक आकर्षण है। वो कहते हैं हमें भारत में मौका मिल जाए रहने का। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाले भारत से दूर ही रहना चाहते हैं। वहाँ की जनता की जो आवाज है उसको समझा जाए, सुना जाए। ऐसा मत मान लीजिए कि अब तो हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता है? तो क्या प्रयागराज महाकुंभ 2025 वो सूत्र बन सकता है जिससे अखंड भारत का ताना बाना फिर से बुना जा सके? क्या प्रयागराज महाकुंभ वो जरिया बन सकता है
जिससे 77 साल पुरानी गलती सुधारी जा सके। बहस बहुत लंबी है, लेकिन शुरू तो हो ही गई है। पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के लोग कौन से महाकुंभ में डुबकी लगाने आ पाएंगे? मजहबी और सियासी जाल में बुरी तरह उलझे पाकिस्तानी आ भी पाएंगे या नहीं, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन आना चाहते हैं, ये जरूर साफ साफ दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी आप आइए, और बहुत इनविटेशन भी कई लोगों ने मुझे दिया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से ही मैं दुआ भी पढ़ लूंगी कि सब खैरियत रहे, सबके लिए अच्छा रहे, और जिन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया है या किसी भी वजह से नाराजगी है, वो नाराजगी दूर हो जाए, क्योंकि दोस्त जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहां पे तकरीबन 34 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो विजिट करेंगे, और ये 34 करोड़ खैर एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे। ये तकरीबन ये 2 मंथ के लिए जो है ये फेस्टिवल या ये मेला जो है वो चलेगा। इतना बड़ा क्राउड शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज या इलाहाबाद जो है वो पहुंचेगा। कई लोग जो है वो प्रयागराज कहते हैं। बहरहाल नाम कुछ भी रखा जाए, एक ऐसी जगह है जो कह लीजिए, या ऐसी सिटी या स्टेट है जो कि मेरे दिल से बहुत नजदीक। आप लोग जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो, और मेरे फादर की तरफ से सारी फैमिली जो है वो इलाहाबाद से थी और है, और उसके साथ साथ मदर मेरी दिल्ली से, तो दादाजी वहीं से आए थे। और ये और बात है कि दादाजी ने वाट लगा दी, और अब आप देखिए कि पाकिस्तान का क्या हाल है। करीब 1.5 महीनों के दौरान प्रयागराज महाकुंभ में 30-35 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इनके लिए किए जा रहे इंतजाम भी भारत और पाकिस्तान की एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने विदेशी खजाने में रखने के लिए चीन से $1 अरब का कर्ज लिया है। भारतीय रुपए में इसे बदलें तो करीब 8,000 करोड़ रुपए होता है। इसी तरह पाकिस्तान ने यूएई से भी करीब 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, और सऊदी अरब से भी 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। जबकि यूपी की योगी सरकार सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ पर ही 7,500 करोड़ का अनुमानित खर्च करने वाली है। हैरान हूं कि 45 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम कैसे किया गया होगा। आप सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कितना पैसा लगा होगा। कहा जा रहा है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन इससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होगा। यानी भारत की हुकूमत, मोदी हुकूमत जितना ज्यादा इसके ऊपर खर्च कर रही है कुंभ मेले के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा। क्योंकि जो 45 करोड़ लोग वहां पर आएंगे पूरी दुनिया से, वो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी वहां पर खर्च करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ को पूरी दुनिया के लिए सबसे ऐतिहासिक आयोजन बनाने का प्रण लिया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो खुद कई बार प्रयागराज जा चुके हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसके लिए हर व्यवस्था पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सनातन और भारत की परंपरा के लिए योगी की इस निष्ठा की चर्चा पाकिस्तान में भी गूंज रही है। योगी आदित्यनाथ इसको आई थिंक सो कि अरेंज करा रहे मैं हैं। यही- यूपी के अंदर आपको मैं यही बात करने लगा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है, और योगी आदित्यनाथ जो है वो इस फेस्टिवल को सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। क्या बुलडोजर बाबा कहा जाता है। खुद बहुत सारे रिलीजियस पर्सन है, ही इज अ पाइस मैन एंड ही बिलीव इन द थिंग्स, और वैसे भी आई थिंक सो कि हिंदुत्व पे बहुत ज़्यादा वो बिलीव रखते हैं एंड बहुत ज़्यादा प्रमोटर भी हैं वो हिंदुइज्म के। और जब आपने अयोध्या मंदिर का देखा, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश। फिर अगर आप इस मेले की बात करें, दैट वाज अगेन इन द उत्तर प्रदेश, दैट इज नॉट वाज इज इन द उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ वेरी पावरफुल मैन, तभी तो यूपी आपको इतना सेफ एंड साउंड नजर आता है एंड इतना डेवलप्ड नजर आता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर अगेन योगी आदित्यनाथ फॉर दिस ग्रेट ग्रैंड वर्क एंड आई थिंक सो कि जहाँ पर योगी आदित्यनाथ होते हैं वहाँ पर सब कुछ मुमकिन होता है। ये अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है एंड रेदर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फॉरेनर्स भी नजर आते हैं इन प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि दे लव टू वॉच द कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया मैंने कहा ना अपनी सकाफत के लिए बहुत ज्यादा फेमस नजर आता है।